गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग आज अपने हिंदी व्याकरण का पाठ 8, हमारा पाठ 8 क्या है? क्रिया। पाठ 8 क्रिया का अध्ययन करेंगे। बच्चों आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं हिंदी व्याकरण में कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। कार्य के करने या होने का बोध हो यानी पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, नाचना, कोई काम करना हुआ ना, क्रिया करना। क्रिया मतलब करना, काम। क्रिया का अर्थ होता है काम। कोई काम के जब करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। वो चाहे कोई भी काम हो। आपकी बुक में भी देखिए सारा दिया है, जैसे कि हेमा नृत्य कर रही है, नाचना, पढ़ रहा है, पढ़ना, दौड़ना, खाना, खेलना, ये सब कुछ क्रिया है। तो बच्चों क्रिया के भी भेद होते हैं। क्रिया के भेद क्या होते हैं? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? यहाँ देखिए लिखा हुआ है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अर्थात जिस क्रिया से हमें प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म के साथ सकर्म, क्या काम कर रहा है? जैसे मीना खा रही है। क्या खा रही है? सेब खा रही है। मीना सेब खा रही है तो प्रश्न करने पर उत्तर मिले, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए सकर्मक क्रिया में दिखा है क्रिया की कर्म के आधार पर। जैसे हम लोग देखेंगे पहला सकर्मक और अकर्मक। तो पहला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म के साथ, जो क्रिया कर्म के साथ हो उसे हम सकर्मक कहेंगे। जैसे जिस वाक्य में प्रकट या अप्रकट रूप से कर्म की अपेक्षा हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे रुचि खाती है, ठीक है, रुचि खाती है या खा रही है, तो क्या खा रही है? फल खा रही है, ठीक है। रिदम पढ़ता है तो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्या प्रश्न करने पर जब हमें उत्तर मिले उसे हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ सकर्मक, ठीक। हेमंत पीता है, क्या पीता है? तो हेमंत दूध पीता है। काव्या गाती है, काव्या क्या गाती है? गीत गाती है। यानी जब क्या प्रश्न करने पर प्रश्न का उत्तर मिले, इसका मतलब क्रिया जो है वो सकर्मक हुई। प्रश्न करने पर उत्तर मिलने पर क्रिया सकर्मक हुई। जैसे अब देखिएगा कि सकर्मक क्रिया के भी भेद बताए गए। कौन कौन से भेद होते हैं सकर्मक क्रिया के? पहला भेद देखिए, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्रिया किसे कहते हैं परिभाषा देखिए, और क्रिया के भेद सकर्मक और अकर्मक। तो पहला आपकी बुक में तो अकर्मक है, लेकिन हम लोग पहले सकर्मक क्रिया के भेद को देखें। सकर्मक क्रिया में पहला है एक कर्मक। एक कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का भेद है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है? एक कर्मक, पहला है एक कर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया जैसा कि सबसे भी है एक कर्मक से ही स्पष्ट होता है कि जिस सकर्मक क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे मैं निबंध लिखता हूँ, जैसे मैं निबंध, या मैं खाना खाता हूँ, ठीक। ये एक कर्मक क्रिया है। यहाँ ये एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। और द्विकर्मक क्रिया क्या क्या उदाहरण है? मैं नेहा भाई को राखी बांधती है। तो रेखा नेहा भाई को राखी बांधती है, ठीक है। यहाँ पर ये द्विकर्मक क्रिया। बच्चों आप अपनी पुस्तक में देखेंगे एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जैसे मैं निबंध लिखता हूँ, और इसमें लिखा निबंध कर्म है,
तो क्या करता हूँ, मैं निबंध लिखता हूँ। क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर हमें संज्ञा के रूप में प्रश्न प्राप्त होता है। क्या लिखता हूँ, निबंध लिखना हूँ। क्या प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है। और दूसरे वाक्य में देखिए, द्विकर्मक क्रिया में नेहा भाई को राखी बांधती है। दूसरे वाक्य में क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, इसमें क्या उत्तर मिलता है कि भाई के को राखी बांधती। किसको राखी बांधती है, भाई को राखी बांधती है। क्या बांधती है, राखी बांधती है। तो यहाँ पर देखिए कि दूसरे वाक्य में यहाँ पर प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है। तो प्रथम वाक्य में क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर राखी उत्तर बन रहा है कि नेहा क्या बांधती है, राखी बांधती है, तथा किसे बांधती है, तो भाई को बांधती है। दो कर्म कर रही है, किसे बांध रही है, भाई को, और क्या बांध रही है, राखी। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वाक्य में दो कर्म दिखा रहा है। एक नेहा क्या बांधती है, रेखा या नेहा राखी बांधती है। नेहा किसको राखी बांधती है, तो यहाँ पर भाई को राखी बांधती है। तो ये द्विकर्मक का उदाहरण हुआ और ये एक कर्मक का उदाहरण हुआ। क्लियर। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें प्रश्न पूछने पर उत्तर प्राप्त हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछने पर उत्तर प्राप्त हुआ, लेकिन सकर्मक क्रिया में भी एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे एक कर्मक क्रिया, नेहा पढ़ती है या नेहा निबंध लिखती है, नेहा कहानी लिखती है, खाना बनाती है। लेकिन क्या क्या बनाती है, खाना बनाती है। क्या लिखती है, कहानी लिखती है। क्या लिखती है, निबंध लिखती है। लेकिन नेहा भाई को राखी बांधती है, तो नेहा क्या बांधती है, राखी बांधती है। किसको बांधती है, भाई को बांधती है। यहाँ किसको बांधती है और क्या बांधती है, दो प्रश्न उठाए, तो यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया है। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया में हम लोग देखें। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि द्विकर्मक क्रिया के जो वाक्य हैं, हम लोग वहां पर उदाहरण में देखें। अब प्रयोग सकर्मक देख लिए और अकर्मक देख लिए। अब है प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। पहला हम लोग किसके आधार पर देखे थे, सकर्मक और अकर्मक क्रिया हम लोग दो देखे रहे कि कर्म के आधार पर। पहला था यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद थे। इस पहला एक कर्मक, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। जहाँ पर एक ही क्रिया होती है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, और जहाँ एक से अधिक क्रिया होती है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने द्विकर्मक क्रिया का और एक कर्मक क्रिया का उदाहरण लिख के आपको समझाया है। दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद देखिए, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। कौन से भेद है, पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया पहला भेद है इसका, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होता है, देखिए पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होता है कि जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। एक ही क्रिया का प्रयोग हो वाक्य में, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेला, सुरेश पढ़ा, ठीक है। मोहन, सामान्य क्रिया का उदाहरण, एक ही क्रिया, मोहन पढ़ा, ठीक। सुरेश
खेला। यहाँ पर देखिए एक ही क्रिया को दिखा रहा है, तो यहाँ पर सामान्य क्रिया ऐसे कहेंगे, ठीक है। वह खेला, सुरेश पढ़ा, मैं नहाता हूँ, महिला सोती है। ये खेला और पढ़ा जो है यहाँ पर, ये खेलना और पढ़ना ये क्रिया है, ये सामान्य क्रिया के अंतर्गत आएगा। दूसरा है संयुक्त क्रिया। साधारण रूप से मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के साथ मिलकर प्रयुक्त होती है, जैसे पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। अतः दो या दो से अधिक धातुओं के योग से कभी बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए जब मुख्य क्रिया के साथ अन्य क्रियाएं जुड़ती हैं, तब वह अपने अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ की विशेषता बताती है। जैसे मैं भोजन कर चुका, करना और कर चुका हूँ। खरीद ली है, तो यहाँ पर देखिए संयुक्त क्रिया, दो दो क्रिया है। तो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए जब दो या दो से अधिक क्रियाओं को मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनती है। दो या दो से अधिक जब क्रिया मिलकर एक ही क्रिया, पूर्ण क्रिया अपनी बात स्पष्ट करेगी, उसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। दूसरा भेद है, देखिए प्रयोग के आधार पर क्रिया का संयुक्त क्रिया। इसमें देखिए सामान्य क्रिया में एक ही क्रिया होती है, और संयुक्त क्रिया में जब एक से अधिक क्रिया शब्द मिलकर एक ही क्रिया को बताएं, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर पहुंच गया है, जैसे वह घर पहुंच गया है, तो पहुंचना और गया है, दो देखिए क्रिया मिलकर हुआ है। मेरे पिताजी ने मुझे किताबें खरीद दी। माँ बनारस से लौट आई हैं, तो यहाँ पर देखिए दो दो लौटना और आना, दो क्रिया है संयुक्त, दो क्रिया मिलकर के संयुक्त क्रिया का निर्माण की। पहुंच गया है, पहुंचना और गया, पहुंच गया है। मेरी माँ बनारस से लौट आई, लौटना, लौट आई है और लौटना भी ये क्रिया है। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया, दो क्रिया मिलकर के यहाँ एक पूर्ण क्रिया बनती है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर के एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती है, तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए नाम धातु क्रिया। नाम धातु, धातु क्या होता है? पढ़, धातु है, उसमें ना प्रत्यय लगा, पढ़ना हो गया, ठीक। तो नाम धातु कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं, इन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रवीना ने एक अनाथ लड़की को अपनाया, अपना लिया, ऐसा लगता है कि वह सठिया गया है। तो देखिए संज्ञा शब्दों से नाम धातु क्रिया। संज्ञा शब्द है यहाँ पर झूठ, झुठलाना, संज्ञा है झुठलाना, बात बतियाना, अपना बात बतियाना, शर्म शर्माना, हाथ हथियाना, ये सारे शब्द से नाम धातु शब्द क्रियाएं बनी हुई हैं। सर्वनाम शब्द से अपनाना। विशेषण शब्द से आपकी बुक में देखिए दिया है, पेज नंबर 113 पे मैं पढ़ रही हूँ। विशेषण शब्द से नाम धातु क्रियाओं का निर्माण, गर्म से गरमाना, मोटा से मुटियाना, साठ से सठियाना, दोहरा से दोहराना, ये नाम धातु क्रिया बनी है। विशेषण, मोटा विशेषण शब्द होता है ना, चिकना, किसी चीज की विशेषता बता रहा है, कैसा है, चिकना है, तो चिकना विशेषण शब्द हुआ, तो उससे हम नाम धातु क्रिया बनाए। उसी तरह अनुकरणीय शब्दों से, जैसे अनुकरण करना, बार बार उसको दोहराया जाए, खटखट, बटबट, बड़बड़, ये है ना, तो बड़बड़ से बड़बड़ मत करो या बड़बड़ाओ नहीं, तो बड़बड़ से बड़बड़ाना, थरथर से थरथराना, टिमटिम से टिमटिमाना, ये नाम धातु क्रियाएं बनी है। अब है फोर्थ प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है? क्रिया के भेद में
प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा देकर, प्रेरणार्थक क्रिया। इसका अर्थ क्या होता है? किसी की प्रेरणा से कोई कार्य जब किया जाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, दूसरे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे, जैसे किसी से खाना बनवाती है, कपड़े धुलवाती है, तो किसी को प्रेरणा दे करके उसे कार्य कराना प्रेरणार्थक क्रिया, उसको प्रेरित करना कार्य के लिए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे सुनीता नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, मोहन गर्मी में प्यासे को पानी पिलवाता है, करिश्मा माली से पौधे मंगवाती है। ये सब प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर, किसी से कार्य को करवाना ही प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाओं में भी बहुत सारे शब्द हैं। उनकी रचना कैसे होती है? जैसे सुन से, धातु शब्द से ही होती है कि सुनना प्रेरणार्थक क्रिया है। कटाना, पिसाना, ठीक है, लिखाना, किसी से निबंध लिखाना, खाना बनवाना, तो ये सारी जो है प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। लास्ट है हमारा जो है प्रयोग या संरचना का, जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसके आधार पर जो क्रिया है। लास्ट है 5th वन, पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक, इसका नाम है पूर्णकालिक क्रिया। 5वां है पूर्णकालिक क्रिया, ठीक है। ये क्या है पूर्णकालिक क्रिया? इसका देखिए, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं नहा करके खाना खाऊंगा। नहाना एक खाना खाना है, लेकिन उसके पहले क्या करना है? नहाना है, तो उसके पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। वाक्य में क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने के पूर्व पाया जाता है। मुख्य क्रिया के पूरे होने के पूर्व पाया जाता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं गृह कार्य समाप्त करके खेलने जाऊंगा, तो गृह कार्य समाप्त करके पूर्वकालिक क्रिया है। करके, सोमेश ने चाय छानकर माता जी को दी। चाय छानकर माता जी को दी, छानकर जो है ये पूर्ण। मैं नहाकर खाना खाऊंगा, तो नहाना, नहाकर, ये पूर्णकालिक क्रिया है। तब्बू ने कपड़े धोकर सुखाए। धोकर, धोना, सूखना तो कपड़ा सूखेगा नहीं, लेकिन कब सूखेगा? जब धो लेगा तब, तो धोकर पूर्णकालिक क्रिया है। तो बच्चों, हम लोग देखें पाठ में किस क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं, और अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक, जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है। जैसे क्या होता है? रोना, ये है अकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। देखिए और भी उदाहरण, जैसे अकर्मक क्रिया के हम आपको दे रहे हैं कि अकर्मक क्रिया में कौन कौन से आते हैं कर्म के आधार पर। पहला है सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक में अ का अर्थ है बिना कर्म के। अकर्मक मतलब जिसका अर्थ हुआ कि कर्म के बिना, कुछ करेंगे नहीं। हंसना, हंस रहे हैं तो उसमें कुछ कर रहे हैं, हाथ पैर से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हंसना अपने आप। रोना, ये सब जो है अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया में कोई कर्म नहीं होता और न होने की संभावना होती है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, उससे अकर्मक क्रिया। जैसे मोहन हंसता है, हंसना, इसमें कुछ कर्म करते नहीं दिखा रहा है। छात्र छात्राएं खड़े होना, खड़े हैं, तो ये जो है हंसना, रोना, ये सब सारी जो है अकर्मक क्रिया है। शिवम हंसता है, सोनिया सोती है, ठीक है। ये सोना, चलना,
ठीक है। ये सब जो है ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो हम लोग बच्चों देखें, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है, अर्थात हंसना, रोना, ये सारे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, प्रश्न पूछने पर क्या उत्तर करने पर उत्तर मिले, कोई संज्ञा शब्द, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जैसे मोहन निबंध लिख रहा है, एक कार्य कर रहा है, और द्विकर्मक क्रिया जैसे नेहा अपने भाई को राखी बांधी। तो किसको बांधी? ना दो कर्म, भाई को क्या की? राखी बांधी। उसके बाद प्रयोग के आधार पर हम लोग क्रिया के भेद पढ़े हैं। प्रयोग के आधार पर हम लोगों ने 5 प्रकार के क्रिया के भेद पढ़ा है। कौन कौन से बच्चों? 5। पहला भेद हम लोग क्या पढ़े थे? प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। पहला था सामान्य क्रिया, दूसरी थी संयुक्त क्रिया, फिर थी नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और हम लोग लास्ट में क्या पढ़े थे? पूर्वकालिक क्रिया। ये 5 भेद हम लोग प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे। तो बच्चों आज हम लोग ये क्रिया पढ़ लिए। अब आप लोग अपने अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे हम लोग अगली क्लास में। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया की परिभाषा, एक कर्मक द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, यानी प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, सारे कुछ आप अपनी कॉपी में लिख करके पूरा करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।